चलिए आगे बढ़ते हुए बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। आरोपी सांसद मंगुटा रेड्डी बीजेपी का करीबी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने मंगुटा रेड्डी और पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें भी दिखाई। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। मंगुटा रेड्डी पर दबाव बनाकर बयान बदलवाए गए हैं। बड़ी अपडेट संजय सिंह सामने आए। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसका बड़ी खबर बताने के दौरान मैं जिक्र कर रहा था कि संजय सिंह सामने आए और उन्होंने तस्वीर दिखाई और तस्वीर को आधार बनाकर यह कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मंगुटा रेड्डी और पीएम मोदी के साथ की तस्वीर जो संजय सिंह दिखा रहे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है और मंगुटा रेड्डी पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर यह बयान बदलवाया गया है। तो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि आरोपी सांसद मंगुटा रेड्डी बीजेपी का करीबी है और करीबी होने का प्रमाण उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगुटा रेड्डी की तस्वीर दिखाकर दिया है। अब वो बयान सुनवाते हैं आपको संजय सिंह का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे। ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मंगुटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 बयान बेटे का और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब एक बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी जितनी सक्रिय है हम उतने सक्रिय नहीं हैं। सत्ता के लिए भूख पैदा करना होगा। हमारी जगह जो बीजेपी ने ले ली है हमें उसे पाना होगा। बयान आपको सुनवाते हैं। सत्यता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। किस तरह तो हरीश रावत ने बहुत कमाल की और बहुत गूढ़ ज्ञान वाली बात की है ये कि सत्ता में होकर भी बीजेपी सक्रिय है और वो लालसा कांग्रेस को अपने अंदर जगानी होगी। आप यही सोचिए क्या चल रहा है देश की राजनीति में। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जानिए कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे और ये नेता देखिए पहुंच भी गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव और पहले आपको पी चिदंबरम दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। आज जो है कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने वाली है कुछ ही देर में। घोषणा पत्र में क्या होगा? 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा, उसकी बात होगी घोषणा पत्र में। प्रियंका गांधी भी यहां आने वाली हैं। कुछ ही देर में ये घोषणा होगी। बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता देखिए इसमें शामिल हुए हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो कांग्रेस है वो अपना घोषणा पत्र, वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली है।
वो बताएगी कि 24 के चुनाव का आधार कांग्रेस के लिए क्या है। उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उससे 5 न्याय और 25 गारंटी जो है कांग्रेस अब देश के सामने रख देगी। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों आपस में बातचीत करते हुए, मंत्रणा करते हुए, चीजें तैयार हैं और अब से कुछ ही देर में 5 न्याय और 25 गारंटी जो है वो सामने आ जाएगी कांग्रेस की। अब इससे कांग्रेस ये क्लियर कर देगी, ये साफ कर देगी कि 24 में वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, किन मुद्दों पर वोटर्स का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, वो अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। रोजगार की बात कही गई है, ये जो 25 गारंटी इस घोषणा पत्र में है उसमें महिला न्याय की बात की गई है, किसानों की बात की गई है और क्या पॉइंटर्स हैं वो कुछ ही देर में और स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो आज रिलीज करने वाली है, घोषणा पत्र आज रिलीज करने वाली है। कुछ ही देर में ये रिलीज किया जाएगा। 5 न्याय और 25 गारंटी इसमें है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच गए हैं और 24 के चुनाव से पहले ये कांग्रेस का एक बड़ा कदम है। अभी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। अभी एक समिति का गठन किया गया है। अभी वो लोग सुझाव ले रहे हैं, हर राज्य से उनके जो प्रतिनिधि हैं वो रखे गए हैं। लेकिन इधर जो कांग्रेस है वो अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता के सामने आ गई है। उसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे श्रमिक न्याय जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और इलाज की बात होगी, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हो, शहरी इलाकों के लिए रोजगार की गारंटी, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन दुर्घटना बीमा, सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद हो। ये जो 25 गारंटीज होंगी उसका एक हिस्सा ये भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस जो अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है उनके 25 गारंटी में क्या क्या होगा। अब जो 5 न्याय होंगे उनमें से हिस्सेदारी न्याय जो रखा गया है, जो युवा न्याय रखा गया है, उसमें क्या है, 30 लाख नई नौकरियों की बात की गई है। हर शिक्षित को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी भी बात की गई है। नारी न्याय की बात की गई है, उसमें करीब गरीब परिवार की एक महिला को श्रमिक न्याय में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और इलाज की बात की गई है। और ये देखिए मैनिफेस्टो अब रिलीज किया जा रहा है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस जो अपना न्याय पत्र लेकर आई है उसकी तस्वीर। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्याय पत्र 2024 के नाम से 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर कांग्रेस अब देश के सामने है। अपने वोटर्स से जो वादा करने वाली है, देश से जो वादा करने वाली है कांग्रेस, कुछ ही देर में उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्याय की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है, गारंटी की बात की गई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जो घोषणा पत्र जारी कर रही है, 5 न्याय 25 गारंटी, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं और ये तस्वीर हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। युवा, महिला, किसान, श्रमिक सबकी हिस्सेदारी की बात इसमें की गई है। 5 न्याय और 25 गारंटीज इसमें हैं। तो 24 के चुनाव से पहले जो हिस्सेदारी न्याय है उसमें जाति जनगणना की बात की गई है। आरक्षण में 50% की सीमा हटाएंगे। बजट में ST/SC के लिए भी विशेष प्रावधान। युवा न्याय में हर शिक्षित को 1 साल का अप्रेंटिसशिप देने की बात की गई है। किसान न्याय में MSP को कानूनी दर्जा देने की बात की गई है। कर्ज माफी के लिए अस्थायी आयोग बनाने की बात की गई है। फसल बीमा की बात की जा रही है। नारी न्याय के लिए आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील में वेतन बढ़ेगा, ये बात की गई है। कामकाजी महिलाओं का भी जिक्र किया गया है। सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन दुर्घटना बीमा
उसका भी जिक्र किया है कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में, और न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपए प्रतिदिन करने की बात की गई है। पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, the recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that
wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is the difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty, and we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. तो ये हम आपको सुना रहे थे पी चिदम्बरम को। घोषणा पत्र जारी होने के बाद पी चिदम्बरम ने सबसे पहले बात कही कि इसका जो ब्रॉड थीम है, आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो न्याय है, इसमें रोजगार की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों में हमने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, लेकिन अब की बार के जो वादे हैं किए गए, अभी महंगाई चरम पर है, हम उसे भी कंट्रोल करेंगे, कई वादे किए और मुख्य रूप से इसका जो थीम है वो न्याय रखा गया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पी चिदम्बरम ने ये भी कहा। महंगाई जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो चरम पर है। तो ये कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय की बात की गई है। 5 न्याय की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के
भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था से बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा।
नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, परखे, इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र
जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो exaggerated claims were made, no ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है,
जो नेहरू जी के जमाने में बने, वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रॉकेट बनाकर उड़ा कर दिखाया, और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ, ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं, हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं। हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की, वहाँ भी करके दिखाए। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं, और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो, लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के तो, हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया, और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है, उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनंती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे, और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया, और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया, और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं, क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो
ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को सोचिए, और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आप सबको मालूम है, और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है, और डर का नाम भी नहीं है, और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे, और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।